ऐशोआराम के लिए अपने असिस्टेंट को घर लाकर नहला रही हो? मैंने तंज कसते हुए कहा, वाह शैन, तुम तो कमाल हो यार। वो तुरंत बात काटने लगी, देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लियू शिंग के कपड़े गंदे हो गए थे और ये होटल हमारे घर के पास ही था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई ताकि ये नहाकर कपड़े बदल सके। वो ये बात इतने हक से बोल रही थी जैसे गुनाह मैंने किया हो और वो बिल्कुल पाकसाब हो। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें तो बहुत सफाई की बीमारी थी ना, हमारे कपड़े तक तुम अलग वॉशिंग मशीन में धोती हो और आज ये तुम्हारे कपड़े पहनकर घूम रहा है। मतलब तुम्हारी ये सफाई वाली नौटंकी सिर्फ मेरे लिए थी क्या? तभी वो चमचा लियू शिंग फिर से अपनी झूठी और मासूम शक्ल बनाकर बीच में कूद पड़ा। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैम ने कहा कि ये पैंट वो मुझे गिफ्ट कर रही है क्योंकि वो इसे अब खुद कभी नहीं पहनेंगी। मेरा दिमाग घूम गया। अबे साले, मैंने तुझसे पूछा क्या? जब हम यहाँ बीवी बात कर रहे हो तो तू बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाता है रे? लियू शिंग का मुंह फिर से रोने जैसा हो गया। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था ताकि आपके बीच कोई गलत फहमी न हो। शौसर, आप तो बहुत दयालु है ना। शैन चिल्लाई, श्वान, अब बहुत हो गया। होटल में तमाशा करके पेट नहीं भरा जो अब घर आकर भी शुरू हो गए। मैंने कहा, क्या ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? लियू शिंग ने सुबकते हुए शैन से कहा, रहने दीजिए मैम, आखिर वो आपके पति है, मैं तो एक मामूली असिस्टेंट हूँ। अगर मुझे दो बातें सुननी भी पड़े तो कोई बात नहीं। शैन ने कहा, ये मेरा पति है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तुम पर रौब झाड़ेगा। उन दोनों को अपने ही घर में मेरे सामने ये रासलीला रचाते देख मेरा दिल पूरी तरह खट्टा हो गया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, शैन चलो आ जाओ, अब तलाक लेते हैं। मेरी ये बात सुनकर शैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंक कर बोली, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, क्या सुनाई नहीं दिया या बहरी हो गई हो? मैंने कहा, तलाक तलाक तलाक। वो गुस्से में तमतमाकर बोली, मैं मुसलमान नहीं हूँ, सिर्फ इतनी सी छोटी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लोगे? मैंने कहा, तुम्हें ये छोटी बात लगती है? मैं अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द की सेवा करते नहीं देख सकता, मुझे अब इस रिश्ते से घिन आती है। वो चिल्लाई, ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो याद रखना तुम्हें इस घर और मेरी फूटी कौड़ी से एक चवन्नी नहीं मिलेगी। तुम इसी वक्त खाली हाथ इस घर से बाहर निकलोगे। मेरे पैसों और इस आलीशान बंगले के बिना तुम सड़कों पर भीख मांगोगे, याद रखना। उसने उसी गुस्से में तुरंत अपने वकील को फोन घुमाया और तलाक के कागजात तैयार करने को कहा। कुछ ही देर में कोट पैंट पहने वकील साहब तलाक के पेपर लेकर हाजिर हो गए। मैंने बिना एक पल गवाए सीधे अपने दस्तखत ठोक दिए। मुझे साइन करते देख शैन ने भी बिना सोचे समझे अपने साइन कर दिए। ये देखकर लियू शिंग के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो लड़का मेरे पास आकर तंज कसने लगा, शौस साहब, अब जब आपका मैम से तलाक हो गया है तो डर इस बात का है कि आपको 2 वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई, तू चुपचाप इस घर से दफा हो जा। वो सीना चौड़ा करके बोला, मैं क्यों जाऊँ भाई? जब मैम ने मुझे नहीं निकाला तो तुम कौन होते हो? और वैसे भी ये घर तो मैम का है। मैंने कहा, भले ही पेपर पर साइन हो गए हो पर अभी तक कोर्ट से तलाक की डिक्री नहीं मिली है। कानूनी तौर पर मैं अभी भी इस घर का मालिक हूँ, इसलिए सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, गेट आउट। तभी शैन बीच में आ गई, ये घर मेरा है, अगर किसी को बाहर जाना है तो वो तुम हो। और उसने तुरंत घर के नौकरों को आवाज दी और मेरा सारा सामान पैक करवा कर बाहर फिंकवा दिया। देखते ही देखते बंगले के आलीशान गेट के बाहर मेरे सामान का एक बड़ा सा पहाड़ लग गया, पर मैं बिल्कुल शांत था। मैंने बिना किसी घबराहट के अपना फोन निकाला और अपने एक फैमिली ग्रुप पर एक छोटा सा मैसेज डाल दिया, चाचा जी, मेरा तलाक हो गया है और शैन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। भाई साहब, वो मैसेज पोस्ट होते ही उस ग्रुप में जैसे भूचाल आ गया। धड़ाधड़ मैसेजेस की बरसात होने लगी। क्या उस शैन की इतनी हिम्मत कि हमारे लाडले भतीजे के साथ ऐसा बर्ताव करे? लगता है उसके अच्छे दिन कुछ ज्यादा ही चल गए हैं। वो भूल गई है कि उसकी औकात क्या है। जिस तरह हमने उसे उस कुर्सी पर बिठाया था उसी तरह अब उसे खींचकर जमीन पर पटकेंगे। हमारे श्वान के साथ ऐसा धोखा, लगता है उसकी मौत आई है। सब शांत हो जाओ और सीधे एक्शन में लग जाओ। तभी लियू शिंग घर के दरवाजे पर आकर मुझसे मजे लेने लगा। अरे शौस साहब, अभी तक गए नहीं? क्या हुआ? इस आलीशान महल को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा? वैसे सही भी है, अब बाहर निकलने के बाद इस आलीशान बंगले को अंदर से देखना तो दूर, बाहर से एक झलक देखना भी नसीब नहीं होगा आपको। वो अभी अपनी इस घटिया खुशी का मजा ले ही रहा था कि अचानक दूर से कोर्ट और जांच एजेंसी की गाड़ियां हूटर बजाती हुई इसी तरफ आती दिखाई दी। गाड़ियों को सीधे बंगले के सामने आकर रुकते देख शैन और लियू शिंग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। गाड़ी से उतरे अफसरों ने सीधे कहा, हम कानून के दायरे में इस पूरे बंगले को सील कर रहे हैं, इसके अंदर से एक भी सामान बाहर नहीं जाएगा। और उन्होंने तुरंत मेन गेट पर सरकारी सील की पट्टी चिपका दी। शैन अफसरों के सामने आकर रास्ता रोकते हुए चिल्लाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को सील करने की? आपको यह हक किसने दिया? तभी एक बड़े अफसर ने आगे बढ़कर अपना आई कार्ड और कोर्ट का वारंट उसके चेहरे के सामने लहराया। ये हमारा सरकारी आदेश है। हमारे पास शिकायत आई है कि आपने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके सरकारी और कंपनी के पैसों का बहुत बड़ा घोटाला किया है। कानून के मुताबिक आपकी इस कोठी के साथ साथ आपके नाम के सारे बैंक अकाउंट
और प्रॉपर्टी तुरंत फ्रीज किए जाते हैं। शैन के होश उड़ गए। ये नामुमकिन है। मेरी शिकायत किसने की? क्या सबूत है आपके पास? अफसर ने ठंडे लहजे में कहा। ये शिकायत किसी एक ने नहीं, बल्कि फ्यू ग्रुप के सभी बड़े अधिकारियों और बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर की है। और हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो आपको बहुत लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है। शैन बड़बड़ाने लगी। सारे अधिकारियों ने मिलकर शिकायत की। ये नहीं हो सकता। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से कंपनी के एक बड़े अधिकारी की आवाज आई। शैन जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सर्वसम्मति से आपको आपके पद से हटा दिया गया है। आप तुरंत प्रभाव से सस्पेंड की जाती है। शैन चिल्लाई, क्या बकवास है? वो मुझे कैसे निकाल सकते हैं? पर उधर से फोन कट चुका था। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ टहलने लगी। लियू शिंग डर के मारे कांपते हुए बोला, मैम ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक आपका घर क्यों सील हो गया? जरूर इसके पीछे किसी ने कोई बहुत बड़ी चाल चली है। शैन गुस्से में फुसफुसाई, ये बूढ़े डायरेक्टर्स तो हमेशा मेरी उंगलियों पर नाचते थे। आज अचानक सब मेरे खिलाफ कैसे हो गए? इसमें जरूर कोई डर्टी गेम है। तभी ठीक उसी वक्त मुझे लेने के लिए एक चमचमाती हुई महंगी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक पर्सनल ड्राइवर बाहर निकला। उसने झुककर अदब से कहा, छोटे मालिक, माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी। यहाँ बड़ा मजेदार ड्रामा चल रहा था, वही देख रहा था। फिर मैंने अपने सामान की तरफ इशारा करते हुए ड्राइवर से कहा, ये फालतू सामान यही रहने दो, बस ये 2-4 जरूरी चीजें गाड़ी की डिक्की में डाल लो। ये सब देखकर शैन फटी आंखों से मुझे देखने लगी। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी और पर्सनल ड्राइवर है और ये तुम्हें छोटे मालिक क्यों बोल रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, शैन, तुमसे शादी करने से पहले भी मैं एक बहुत बड़े खानदान का वारिस यानी छोटे मालिक ही था। तुम्हें क्या लगा था मेरे पिता ने इस कंपनी की कमान तुम्हारे हाथों में क्या सौंपी? तुम खुद को फ्यू ग्रुप की असली मालकिन समझ बैठे। अरे भोली लड़की, फ्यू ग्रुप का असली मालिक आज भी शॉ परिवार ही है। तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम एक मैनेजिंग डायरेक्टर होकर मुझे, जिसके पास इस कंपनी के पूरे 50% शेयर्स हैं, कंपनी से और अपनी जिंदगी से बाहर धकेल दोगी? शैन का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, क्या फ्यू ग्रुप के आधे शेयर्स तुम्हारे पास है? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, तो और क्या, मेरे पिता इतने बेवकूफ नहीं थे कि वो अपनी पूरी कंपनी के शेयर्स किसी बाहरी और दिमाग से हिली हुई औरत के नाम कर देते। तुम्हारे पिता ने मरते वक्त अपनी वसीयत में लिखा जरूर था कि तुम्हारे 3 साल का कार्यकाल पूरा होते ही उनके हिस्से के शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे। और पिछला महीना ही वो टाइम था। वो चिल्लाई, हाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो लागू हो चुका है ना? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? उस वसीयत और शेयर्स के ट्रांसफर के लिए मेरे दस्तखत की जरूरत थी और जब तक मैं साइन नहीं करूंगा वो पेपर सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। और हाँ, शायद तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट की बारीक लाइनें नहीं पढ़ी। उसमें साफ लिखा था कि अगर हमारा तलाक होता है तो वो वसीयत उसी वक्त खारिज हो जाएगी और वो सारे शेयर सीधे मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। शैन गुस्से और सदमे में चीखी, अच्छा तो तुम बाप बेटे ने मिलकर मेरे खिलाफ ये साजिश रची थी? मैंने इतने सालों तक तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले गुलाम की तरह काम किया, दिन रात एक किया, और आखिरकार मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैंने उसकी बात काटी और मुस्कुराकर लियू शिंग की तरफ देखा। अरे ऐसा मत कहो शैन, तुम्हें बहुत कुछ मिला है, जैसे कि तुम्हारा ये प्यारा असिस्टेंट लियू शिंग। भाई, तूने जो ये सोचा था कि तू यहाँ की मल्लिका बन जाएगी और इस चिकने लड़के को अपना राजा बना लेगी, ये सपना तो अब भूल ही जा। मेरी ये बात सुनते ही शैन का चेहरा गुस्से और सदमे से एकदम हरा नीला पड़ गया। पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने आगे कहा, वैसे शैन, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। कम से कम 3 साल तक तुमने ऐश की जिंदगी तो काटी। बाहर की दुनिया को यही लगता था कि मैं तुम्हारा